केदारनाथ से चुनाव जीतकर आई आशा नोटियाल ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ भी ले ली है। लेकिन कांग्रेसी दिग्गज हरीश रावत पिछले 4-5 दिनों से रह रहकर एक ही बात कह रहे हैं कि केदारनाथ के उपचुनाव में कांग्रेस दरअसल इसलिए हार गई कि निर्दलीय प्रत्याशी को बहुत ज्यादा वोट मिल गए। बड़ा सवाल ये क्या हरीश रावत केदारनाथ के उन वोटर्स को कोसना चाह रहे हैं जो 9,000 से ज्यादा वोट त्रिभुवन सिंह चौहान निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में पड़े थे, या फिर हरीश रावत ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो तीसरी ताकत उभर रही है इसके पीछे धन किसका लगा था। यानी अगर त्रिभुवन सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे, बॉबी पवार चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो इसके पीछे वो कौन सी ताकतें थी जो धन मुहैया करा रही थी। इसका अपने तरीके से त्रिभुवन चौहान जवाब भी दे चुके हैं कि मसला धन का नहीं था, सियासत में साख का मसला है। और ऐसा बहुत सारी विधानसभा सीटों पर है जहां कांग्रेस के पास या तो कैंडिडेट नहीं है, या फिर जो कैंडिडेट हैं 2027 के नजरिए से भी वो बेहद कमजोर, बेहद बेदम है। क्या हरीश रावत इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी तो टिहरी संसदीय क्षेत्र से किस आधार पर कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशी उतारा था जोत सिंह गुंसोला के रूप में, वो कहां से कहां तक लोकसभा चुनाव की लड़ाई के लिए मुफीद थे। क्या कांग्रेस ने तब सरेंडर नहीं किया था? और अगर सरेंडर कांग्रेस करना चाह रही थी तो क्या बॉबी पवार जैसे निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करके कांग्रेस टिहरी संसदीय क्षेत्र में अपनी लाज नहीं बचा सकती थी? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता बखूबी जानते हैं कि चुनाव दर चुनाव 2014 से लेकर 2024 तक लगातार कांग्रेस चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, हर चुनाव क्यों हारते आ रही है। अब ठीकरा तीसरी ताकतों के सिर फोड़ा जा रहा है। हरीश रावत बार बार सवाल उठा रहे हैं कि कोई सुनियोजित साजिश हो रही है, कोई पर्दे के पीछे से ऐसी ताकत थी जो तीसरी ताकतों को पैसा खर्च करके वोटों को बंटवाना चाहती हैं। लेकिन जब आप जानते हैं कि सड़क पर उतरकर बेरोजगार युवाओं की रोजी रोटी, नौकरी और बहुत सारे प्रदेश के हक हकूकों को लेकर जब आवाज त्रिभुवन सिंह चौहान या बॉबी पवार या कोई तीसरी बाकी ताकतें उठाएंगी तो जाहिर तौर पर वोट भी उनको मिलने लगेंगे। ऐसा कांग्रेस के साथ बहुत सारे राज्यों में भी हो चुका है। और जिस तरह के संकेत लोकसभा चुनाव, उसके बाद ये जो केदारनाथ का उपचुनाव हुआ, ये बताता है कि अगर कांग्रेस के नेताओं को, इन दिग्गज गुटबाज नेताओं को लगता है कि बीजेपी कभी सत्ता से जाएगी तो बारी बारी भागीदारी वाले फॉर्मूले में सत्ता की हिस्सेदारी तो कांग्रेस को ही मिलेगी, तो लगता है वो बहुत गलत सोच रहे हैं। ये गुजरे वक्त की बात है। बीजेपी को इसी अंदाज में कांग्रेस 2022 में भी पटखनी देना चाह रही थी। वो जानती थी कि अब बीजेपी 5 साल सरकार चला चुकी है तो वो विपक्ष में जाएगी तो सत्ता में उसे ही आना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को झटका लगा जब 2022 में प्रदेश के अंदर जो एक तरह से परिपाटी चली आ रही थी बारी बारी वाली, वो टूटती है और बीजेपी दोबारा सत्ता हासिल करती है। और अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बॉबी पवार को अच्छे खासे वोट मिले थे और त्रिभुवन चौहान को केदारनाथ उपचुनाव में अच्छे खासे वोट मिले हैं, ये कांग्रेस के नेताओं के लिए, हरीश रावत जैसे दिग्गज नेताओं के लिए संभलने का वक्त है कि वो सारे गुटबाज नेता एक साथ बैठें और जन्नत की हकीकत को समझें कि धरातल पर किस तरह का माहौल है। कहीं ऐसा ना हो कि बॉबी पवार जैसी ताकतें आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में 10 से 15 से 20 सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव अगर लड़ गई तो कहीं कांग्रेस का जो तीसरी बार चुनाव में, यानी कि बीजेपी 2 बार सरकार बना चुकी है और वो हैट्रिक की कोशिश 2027 में करेगी, जब वो मैदान में उतरेगी तो कहीं कांग्रेस का सपना तीसरी बार भी चूर चूर न हो जाए। उसको सोचना पड़ेगा, सिवाय इसके कि बॉबी पवार को कटघरे में खड़ा करके उसे बीजेपी की बी टीम दिखा करके कांग्रेस क्या पॉइंट स्कोर करना चाहती है जनता के बीच, ये सब अपने सामने। क्योंकि जनता भी जानती है कि हरीश रावत हो या फिर दूसरे कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, वो गाहे बगाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गलभैयां करते रहते हैं और इसको लेकर के भी सियासी गलियारे में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। दैनिक एजेंडा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।